मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बता दिया गया। अब कुछ अन्य सिद्धांत बचे हैं, उन सिद्धांतों के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन उन सिद्धांतों को डिटेल से नहीं बताया जाएगा। यदि आप लोग को डिटेल से जानना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर प्रत्येक सिद्धांतों पर एक वीडियो बन जाएगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं जो अन्य जनसंख्या के सिद्धांत बचे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग जनसंख्या से संबंधित अन्य सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या के जैविक सिद्धांत और जनसंख्या के सामाजिक सिद्धांत, यही दो सिद्धांत छूटे हुए थे। इन सिद्धांतों के बारे में भी बता दिया जा रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत दिनों का हो जाता है तो मिटता तो है नहीं, खैर कोई बात नहीं। अभी मैं ये अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में बता दिया गया था, आप लोग उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, इस समय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत मानव भूगोल को बताया जा रहा है और यह मानव भूगोल विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप भूगोल विषय के स्टूडेंट हैं तो ये समझिए कि नेट, जेआरएफ, हायर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, एलटी, जीआईसी आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अपना एक नोट्स तैयार करें और फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करते रहें। निश्चित रूप से आप लोग के साथ अच्छा होगा। आइए देखते हैं जनसंख्या के अन्य सिद्धांतों में। पहला जो सिद्धांत है यह है जनसंख्या के जैविक सिद्धांत। जनसंख्या के जैविक सिद्धांत इसके अंतर्गत घनत्व तथा प्रजनन शक्ति सिद्धांत, प्रजनन शक्ति सिद्धांतों को शामिल किया जाएगा। सिद्धांत इसके बाद जो दूसरा है वो है आपका आहार सिद्धांत। तीसरा है वो है आपका जैविक सिद्धांत। जैविक सिद्धांत। अब इसके बाद जो अन्य सिद्धांत है यह है जनसंख्या का सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत। अब जनसंख्या का जो सामाजिक सिद्धांत है इसके अंतर्गत बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, दूसरा
सामाजिक केशिकत्व, सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत। तीसरा मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, जनसंख्या सिद्धांत। देखिए जो ये कार्ल मार्क्स थे ये मुख्य रूप से एक समाजशास्त्री थे। मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत और आर्थिक वृद्धि सिद्धांत, और आर्थिक वृद्धि सिद्धांत। तो मैं बात कर रहा था कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स मुख्य रूप से एक समाजशास्त्री थे, लेकिन इनका योगदान राजनीति विज्ञान में और भूगोल और अर्थशास्त्रों में रहा है। तो ये अपने समय के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अब देखिए जो घनत्व तथा प्रजनन शक्ति सिद्धांत दिया गया है ये थॉमस सैडलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, इसको नोट करिए, थॉमस सैडलर के द्वारा दिया गया है। इसको आप लोग नोट करिए। नेट की परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दे देता है और मिलान करने के लिए देता है, इसलिए आप लोग को ये चीज़ें याद होना चाहिए कि घनत्व तथा प्रजनन शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉमस सैडलर के द्वारा। आहार और सिद्धांत, आहार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो थॉमस, एक मिनट, हाँ, थॉमस डबलडे किसके द्वारा दिया गया, तो थॉमस डबलडे के द्वारा दिया गया। और जैविक सिद्धांत तो ये तो आपको पता ही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। बौद्धिक विकास का सिद्धांत हेनरी जार्ज ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी जार्ज ने दिया था। सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत ड्यूमा ने दिया था। किसने दिया था, तो इसको ड्यूमा ने दिया। अब उसके बाद मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत तो ये मार्क्स ने ही दिया। आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत ये आपके रोस्टो ने दिया था, आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत। यदि आप नेट के पेपर को उठा के देखें और उसका अध्ययन करें तो 10 सालों में कम से कम 4-5 बार इनमें से सवाल पूछे गए होंगे। आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत रोस्टो को बार बार देता है, और बौद्धिक विकास के सिद्धांत देता है, और जैविक सिद्धांत देता है। इसके अलावा एक और सिद्धांत है जनसंख्या का। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं अभी मिटाऊंगा। जनसंख्या का लॉजिस्टिक वक्र, या इसी को कर्व कहते हैं, कर्व कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, जो भी हो आप समझिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जनसंख्या का लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत, तो ये जो सिद्धांत दिया गया था पर्ल रीड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, पर्ल रीड के द्वारा। ठीक है, तो ये जनसंख्या से संबंधित अन्य जितने भी सिद्धांत थे इनके बारे में बता दिया गया। यदि आप लोगों को इन सभी सिद्धांतों का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप इन सभी सिद्धांतों पर भी थोड़ा सा छींटा डाल दीजिए, प्रकाश डाल दीजिए, तो मैं एक वीडियो, इनका भी एक सेपरेट वीडियो तैयार कर लूँगा। ठीक है, अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अधिवास भूगोल से। जनसंख्या भूगोल से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी लगभग एक सूक्ष्म दृष्टि से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आज के सेशन में शुरुआत करेंगे अधिवास भूगोल से। आप लोग इसको लिख लें, आप लोग इसको नोट कर लें, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं अभी मिटाने जा रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ।
फिर इसको मिटाऊंगा। ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये मीट भी नहीं रहा है, पानी चाहिए लग रहा है। हाँ, ये गोला में यहाँ पे लगाया हूँ इसलिए कि यहाँ पर एक लाइट है जो बल्ब की तरीके से है, जल रहा है, उसी का प्रकाश आता है, तो यहाँ दिखता नहीं है, चमकता है, फ्लैश करता है। तो अब ये गोला होगा तो मुझे अब इस गोले के बाहर ही रहना है ताकि अक्षर आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जनसंख्या अधिवास भूगोल की तरफ। अधिवास भूगोल। अच्छा, अधिवास भूगोल को बस्ती भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में सेटलमेंट जियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात किया जाए मानव की 3 मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान, वर्तमान में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से मानव की कुल 5 मूलभूत आवश्यकताएं हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन फिलहाल में हम लोग 3 ही मूलभूत आवश्यकताओं पर बात करेंगे कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिनमें से मकान मुख्य घटक के रूप में अधिवास का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो मकान है वो मुख्य रूप से अधिवास का एक घटक है जो अधिवास का प्रतिनिधित्व करता है। यदि बात किया जाए मकान की, घर की और आवास और अधिवास की, तो ये चारों लगभग एक पर्याय के रूप में हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर इनमें होता है। वो क्या होता है मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल में भी हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो ये रोटी, कपड़ा, मकान है, तो इनमें से जो मकान होता है, ये मकान मुख्य रूप से अधिवास का एक घटक के रूप में है जो अधिवास का प्रतिनिधित्व भी करता है। मानव अधिवास सांस्कृतिक भूदृश्य का एक प्रमुख घटक माना गया है। तो मानव अधिवास को सांस्कृतिक भूदृश्य का एक प्रमुख घटक माना गया है। भूदृश्य की बात करें तो भूदृश्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरा सांस्कृतिक भूदृश्य। प्राकृतिक भूदृश्य के अंतर्गत जो प्रकृति जन्य होते हैं या प्रकृति के द्वारा स्वतः निर्मित होते हैं उन्हें प्राकृतिक भूदृश्य या नेचुरल लैंडस्केप के नाम से जाना जाएगा। और जो दूसरा जिसे आप सांस्कृतिक या मानवीय भूदृश्य कहेंगे वो मानव निर्मित होंगे। और मानव निर्मित भूदृश्यों के अंतर्गत जो अधिवास है वो एक बहुत बड़ा और सुंदर कह सकते हैं भूदृश्य मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए अधिवासों को सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत खेल का मैदान भी हो सकता है, एक कोई बांध भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है, खलिहान भी हो सकता है, सड़क हो सकता है, परिवहन हो सकता है, अन्य जितने भी है जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं ये सभी सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए हमारे क्लास की एक यही कह सकते हैं कि एक तरीके से खूबी भी कह सकते हैं कि जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन उससे संबंधित कोई भी शब्द आ जाता है तो उस पर भी मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन प्रस्तुत कर देता हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मानव अधिवास सांस्कृतिक भूदृश्य का एक प्रमुख घटक माना जाता है। अब अधिवास को परिभाषित करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं,
ठीक है। वैसे अधिवास की परिभाषा तो बहुत से लोगों ने दिया, ब्लांस ने दिया, रेडजेल ने दिया, डिमांजिया ने दिया, रिटर्न ने दिया, बहुत लोग दिए, ठीक है। लेकिन इस सभी लोगों की परिभाषा आप नहीं याद कर सकते हैं, आप उसको समझिए कि अधिवास क्या होता है, ठीक है। तो जिस स्थान पर मानव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो और तो जिस स्थान पर मानव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हो और उस स्थान पर वो सुरक्षित रूप से अपना निवास बनाया हो या रहता हो, तो ऐसे स्थानों को आप निवास की संज्ञा देते हैं। यानी कि आप जहाँ पर हैं, ठीक है, आप जहाँ पर है वो आपका निवास है, लेकिन आपके साथ साथ आपके पड़ोसी भी होंगे, आसपास के लोग भी होंगे, उनका भी अपना एक निवास होगा। तो आप देखिए कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ आप ही का अकेला निवास होगा नहीं, बहुत से लोगों का निवास होगा। तो वो सभी निवास मिलकर के एक बृहद निवास स्थान का निर्माण करेंगे, उसी को आप अधिवास का नाम देंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप जिस स्थान पर रहते हैं उसको निवास कहते हैं, और निवासों का एक बृहद पुंज अधिवास कहलाता है, ठीक है। तो अधिवासों के एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके कई रूप हो सकते हैं, इसके प्रकार हो सकते हैं, इसके प्रतिरूप हो सकते हैं। तो अधिवासों के रूप होंगे, प्रकार होंगे और प्रतिरूप होंगे, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में भी हम लोग अधिवास भूगोल से संबंधित चीज़ों से परिचित हो रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग अधिवास भूगोल से ही परिचित हो लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य चीज़ों को बताया जाएगा। अब यदि बात किया जाए अधिवास भूगोल के विकास की, ठीक है, अधिवास भूगोल के विकास की, यहाँ से कहानी शुरू होगा। अधिवास भूगोल का विकास। यदि आप देखें कि जब से इस धरातल पर मानवों की उत्पत्ति हुआ है, मानव दिन प्रतिदिन विकसित होता गया, जब से उत्पत्ति हुआ है तब से वो किसी न किसी स्थान पे रहता था। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन समय के जो मानव थे, जिनको आप प्राइमेट ह्यूमन कह सकते हैं, वे लोग किसी कंदरा में, किसी गुफा में या बिल बनाकर रहते थे। फिर उसके बाद वे लोग धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकले, झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ी से वो लोग खपरेल में आ गए, कच्चे मकानों में आ गए। अब धीरे धीरे सभ्य मानवों का विकास हुआ। अब सभ्य मानव सभ्य नगरों में आकर के बस गए। तो अधिवासों का जो कह सकते हैं विकास हुआ है, वो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सभ्य अधिवास की बात की जाए तो सभ्य अधिवासों का जो विकास हुआ वो वर्तमान समय के समय से ही मान सकते हैं। यदि बात करें अधिवास भूगोल के विकास का, तो चूंकि अधिवास भूगोल का जो विकास है वो मानव भूगोल की एक उत्कृष्ट शाखा के रूप में हुआ, ठीक है। तो अधिवास भूगोल का जो विकास है वो मानव भूगोल की एक उत्कृष्ट शाखा के रूप में हुआ। जर्मनी में मानव भूगोल के क्रमबद्ध विकास के शुरुआत के साथ, तो जर्मनी में मानव, देखिए यदि बात करें मानव भूगोल में पढ़ा रहा था तो मैं प्रारंभ में ही बताया था कि मानव भूगोल का जो विकास हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। मानव भूगोल के पिता रेडजेल थे, वो भी जर्मनी के ही रहने वाले थे, ठीक है। तो मानव भूगोल का जो क्रमबद्ध विकास हुआ था वो जर्मनी से हुआ था, और मानव भूगोल की एक उत्कृष्ट शाखा के रूप में अधिवास भूगोल का विकास जर्मनी से माना जाता है। अधिवास भूगोल के उद्भव एवं प्राकृतिक विकास में जर्मनी भूगोलवेत्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो अधिवास भूगोल के विकास और उसके प्रारंभिक विकास और क्रमबद्ध विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका सराहनीय कार्य रहा है अधिवास भूगोल को विकसित करने में। तो वहीं कार्ल रिटर के जो प्रयास रहे हैं अधिवास भूगोल को विकसित करने में, एक सराहनीय और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अधिवास भूगोल से संबंधित एक जो संदर्भ ग्रंथ थी वो फ्रेडरिक
के द्वारा लिखी गई संदर्भ सूची बताई जाती है। तो फ्रेडरिक द्वारा संदर्भ सूची जो लिखा गया था वो अधिवास भूगोल की प्रथम संदर्भ सूची के रूप में चिन्हित किया गया। वेगनर ने गृह को अधिवासों का केंद्र माना। मार्टिन ने जर्मनी के ग्रामों को 60 आकृतियों में बांटा था। खैर चलिए, कोई बात नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सुन लीजिए। आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप लोग नोट करिए इसको, चूँकि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब वहीं क्रिस्टालर केंद्र स्थल सिद्धांत ने अधिवासियों के पदानुक्रम में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जर्मनी के बाद फ्रांस का अधिवास भूगोल के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो जर्मनी के बाद अब फ्रांस का अधिवास भूगोल के प्रारंभिक विकास में इसका फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से एक डिमांजिया जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, सर्वप्रथम व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने अपना योगदान अधिवास भूगोल में दिया। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में डिमांजिया प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने अधिवास भूगोल में अपना महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान दिया। 1925 में डिमांजिया की अध्यक्षता में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने ग्रामीण अधिवासों पर एक आयोग की स्थापना की। तो अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ ने 1925 में डिमांजिया की अध्यक्षता में अधिवासों पर एक आयोग का गठन किया। वर्तमान सदी के आरंभ में यदि बात करें तो अमेरिका में अधिवास भूगोल का जो महत्व है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये अभी हम लोगों ने जाना कि अधिवास भूगोल का जो आरंभ था वो मानव भूगोल की क्रमबद्ध और विकसित शाखा के रूप में जर्मनी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा हुआ। फिर आगे चल कर के फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इस तरीके से अधिवास भूगोल का जो विकास हुआ। फिर वर्तमान में देखा जाए तो इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक अधिवास भूगोलों पर जोर दिया जा रहा है। अब यदि हम लोग बात करें भारत में, तो भारत में अधिवास भूगोल का विकास, तो भारत में अधिवास भूगोल के विकास की यदि बात करें तो आर.एल. सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारत में अधिवास भूगोल का विकास। भारत में आप आर.एल. सिंह का नाम सुने होंगे। इनका पूरा नाम रामलोचन सिंह है। तो रामलोचन सिंह को भारत में अधिवास भूगोल के प्रणेता के रूप में माना जाता है। इन्होंने अधिवास भूगोल में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और बहुत ही सराहनीय कार्य किया आर.एल. सिंह ने। अभी इसके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया। ठीक है, तो यदि भारत में अधिवास भूगोल के विकास की बात करें तो भारत में आधुनिक रूप से अधिवास भूगोल का आरंभ 1926 में प्रकाशित सुब्रमण्यम के लेख से मानी जाती है। इसके पहले 1926 के पहले भी भारत में अधिवास भूगोल का विकास हुआ था, लेकिन अधिवास भूगोल का जो वास्तविक विकास हुआ वो 1926 में एक लेख प्रकाशित हुई थी सुब्रमण्यम की। तो सुब्रमण्यम के लेख के द्वारा माना जाता है। आगे चलकर एस.एम. अली, राधा कमल मुखर्जी और अन्य विद्वानों ने इसके प्रारंभिक विकास के लिए उपयुक्त आधार भी प्रदान किया। राधा कमल मुखर्जी का भारतीय समुदाय में आवास के प्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो राधा कमल मुखर्जी का जो भारतीय समुदाय में आवास के जो प्रकार है इनका भी एक विशेष रूप से उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें 1950 के दशक की, तो 1950 के बाद एस.पी. चटर्जी के संरक्षण में कलकत्ता स्कूल 1950 तथा आर.एल. सिंह के संरक्षण में वाराणसी स्कूल 1955 का अधिवास भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो एस.पी. चटर्जी ने 1950 में कलकत्ता स्कूल और 1955 में आर.एल. सिंह वाराणसी स्कूल, इनका अधिवास भूगोल में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये कलकत्ता स्कूल से संबंधित रहे हैं एस.पी. चटर्जी, और आर.एल. सिंह वाराणसी स्कूल से संबंधित रहे हैं। आगे चल कर के यदि आर.एल. सिंह की बात करें तो आगे चल कर के इन्होंने बीएचयू में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल
की एक रूपरेखा को विकसित किया और आगे चल कर के ये स्नातकोत्तर स्तर पर ही बीएचयू में भूगोल के ये कह सकते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में भी नियुक्त हुए। यदि आप कभी बीएचयू के भूगोल डिपार्टमेंट में जाइए तो वहाँ पर आप लोग को एक बड़ा सा हॉल मिलेगा उन्हीं के नाम का, जिसका नाम होगा आर.एल. सिंह हॉल। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम भौगोलिक विचारधारा पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भारत में भूगोल का विकास के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी फिलहाल बस जो आ रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। आइए, आर.एल. सिंह के योगदान के कारण ही इन्हें 1968 में मानसून एशिया में ग्रामीण अधिवास के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। तो 1968 में मतलब कि आर.एल. सिंह ने भारत में अधिवास भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी योगदान के चलते मानसूनी एशिया के ग्रामीण अधिवासों के अध्यक्ष के रूप में इन्हें क्या किया गया, मनोनीत किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मानव अधिवास भूगोल का विकास का आरंभ हुआ। तो ये आरंभ था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अधिवास के वर्गीकरण की तरफ। अब हम लोग अधिवास का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को बताता जाऊँगा, कुछ चीज़ों को लिखता जाऊँगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। अब यही वर्गीकरण कर लेने के बाद आज का जो क्लास होगा वो समाप्त होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अधिवासों के प्रकार के बारे में जानेंगे। आइए, अधिवास का वर्गीकरण। अधिवास का वर्गीकरण। तो अधिवास का जो वर्गीकरण किया गया है ये निम्न रूपों में किया गया है या निम्न आधार से किया गया है। पहला वर्गीकरण संस्थिति एवं स्थिति के आधार पर किया गया। संस्थिति एवं स्थिति के आधार पर इसको आप लोकेशन एंड साइट कह सकते हैं, साइट एंड लोकेशन। देखिए, तो कुछ ऐसे अधिवास होते हैं जिनका वर्गीकरण उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि स्थिति एवं उनकी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। जैसे कुछ अधिवास पर्वतों पर बनाए जाते हैं, कुछ मैदानों में, कुछ पठारी भागों में बनाए जाते हैं, तो उन्हें आप पर्वतीय अधिवास, उन्हें आप पठारी अधिवास, उन्हें आप मैदानी अधिवास के नाम से जान सकते हैं। तो ऐसे अधिवासों का वर्गीकरण यानी कह सकते हैं संस्थिति एवं स्थिति के आधार पर जो अधिवासों का वर्गीकरण किया गया है, या कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत अधिवासों की स्थिति एवं उनकी भूधरातलीय विशेषताओं को शामिल किया जाता है। जैसे पर्वतीय, पठारी, मैदानी, सागर तटी, नदी तटी आदि कई वर्गों में इसे आप विभाजित भी कर सकते हैं। यानी कि जो सागर तट के किनारे हैं तो उनको सागर तटी, जो नदी तट के किनारे हैं नदी तटी, जो पर्वत के निचले भागों में है तो पर्वतपदी, पर्वत के ऊंचे भागों में है तो पर्वतीय, पठारों पर है तो पठारी, मैदानों में है तो मैदानी। इस प्रकार इन्हें आप कई वर्गों में उप विभाजित कर सकते हैं। अब दूसरा है आपका आकार के आधार पर, दूसरा है आपका आकार यानी कि साइज के आधार पर। अब यदि आकार की बात की जाए तो कह सकते हैं कि ऐसे अधिवास जो आकार में कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, तो उनको आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो अधिवास के क्षेत्रीय आकार, इमारती क्षेत्रीय आकार और कुल जनसंख्या के आधार पर इसका आप वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आप कर लीजिए कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रीय आकार वाले अधिवास,
और हेक्टेयर से कम इमारती क्षेत्र वाले अधिवास, ये सभी साइज के आधार पर होंगे। अब इसके बाद हो जाएगा आपका आकृति के आधार पर, तीसरा हो जाएगा आपका आकृति के आधार पर। तो आकृति का मतलब आपका हो गया शेप, शेप हो गया, ये साइज हो गया। साइज का मतलब कि अधिवास बड़ा है या छोटा है, ऐसे समझिए। अब अधिवास की आकृति कैसी है, ठीक है ना। अब आकृति के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो आप ये समझिए कि उस अधिवास की आकृति कैसी है। आकृति का मतलब बहुत से ऐसे अधिवास होते हैं जिनकी आकृति आयताकार होगी, कुछ अधिवास ऐसे होंगे जिनकी आकृति वृत्ताकार होगी, कुछ ऐसे अधिवास होंगे जिनकी आकृति रेखी रूप में या रेखीकार होगा, कुछ आकृति ऐसे होंगे जो वर्ग के रूप में होंगे तो वर्गाकार, कुछ आकृति त्रिभुज के रूप में होंगे त्रिभुजाकार, कुछ आकृति अंग्रेजी अक्षर के टी जैसे होंगे तो टी आकार का, कुछ आकृति अंग्रेजी अक्षर के एल आकार का होगा तो एल आकार का अधिवास। अब तो मकान भी एल आकार के बनने लगे हैं, है ना, एल जैसा मकान बनने लगा है, ठीक है। तो ये आकृति के आधार पर हो गया। तो कह सकते हैं कि आकृति के अंतर्गत इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो ज्यामितीय आधार पर किया जाता है। तो ज्यामितीय आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, इसकी ये हो गया आपका ज्यामितीय आधार पर वर्गीकरण होगा। ज्यामितीय आधार पर वर्गीकरण हो गया। इसके अंतर्गत जैसे रेखी आकृति, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, इसके अलावा आयताकार, आयताकार आदि जो मैंने अभी बताया वो सब भी इसी में शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद चौथा होगा आपका कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर, अब ये जो कार्यों के आधार पर होगा तो कार्यों के आधार पर भी अधिवासों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे प्रशासनिक कार्य से संबंधित जो अधिवास होंगे वे प्रशासनिक अधिवास कहलाएंगे, सांस्कृतिक और धार्मिक से संबंधित सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिवास कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मानिए कि आप यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में यदि आप मान लीजिए कि एक शहर ले लीजिए आप लखनऊ, क्या शहर ले लेंगे, लखनऊ। एक शहर आप ले लेंगे वाराणसी, क्या ले लेंगे, वाराणसी, ठीक है। तो अब आप ये लखनऊ को कह सकते हैं कि जो लखनऊ है ये प्रशासनिक है, लखनऊ क्या है, प्रशासनिक है, और वाराणसी क्या है, ये सांस्कृतिक और धार्मिक है। क्या है ये, सांस्कृतिक और धार्मिक शहर होंगे या नगर होंगे। उसी प्रकार से अधिवास भी जो प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़ा होगा अधिवास, उसे आप प्रशासनिक अधिवास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हर एक नगर में या शहर में एक प्रशासनिक एरिया बनी होती है, ठीक है। उस प्रशासनिक एरिया में केवल और केवल प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों का ही आवास बनाया जाता है, उसी को आप प्रशासनिक अधिवास के नाम से जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो सांस्कृतिक और धार्मिक इसी तरीके से होता है कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं, और वे लोग जहां निवास बनाते हैं या जहां निवास करते हैं तो उनके अधिवास को आप सांस्कृतिक या धार्मिक अधिवास कह सकते हैं। अब इसके बाद है देखिए उत्पत्ति के आधार पर, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, पांचवा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अब जो उत्पत्ति के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर जो अधिवासों का वर्गीकरण किया गया है
इसमें अधिवासों की उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान समय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है ना। तो यानी कि जब से अधिवासों की उत्पत्ति हुई और जैसे जैसे अधिवास विकसित होता गया और वर्तमान तक जैसा अधिवास का रूपरेखा है अभी तक के चीज़ों को शामिल किया जाएगा। यानी कि उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान में विकसित होने वाले अधिवास को शामिल किया जाएगा। तो अब इसमें प्रागैतिहासिक होगा और ऐतिहासिक होगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? प्रागैतिहासिक क्या होगा आपका? प्रागैतिहासिक हो जाएगा। दूसरा ऐतिहासिक हो जाएगा, दूसरे को आप क्या मान लेंगे? ऐतिहासिक। अब ऐतिहासिक के अंतर्गत आप तीन रूपों में अधिवासों को आप बांट सकते हैं। ये तो हो गया आपका मध्य, ये हो गया आधुनिक और ये हो जाएगा आपका प्राचीन, ठीक। मध्य में ये मुगल काल के जो अधिवास आएंगे, जो मुगल काल के अधिवास होंगे, मुगल काल के अधिवास, ठीक है। आधुनिक में ब्रिटिश काल के अधिवास आएंगे, ब्रिटिश काल के अधिवास आएंगे, समझिए। प्राचीन में ये जैसे आर्यों के अधिवास, इसके अलावा जो सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता वाले अधिवास, आर्यों के अधिवास, इनको शामिल कर सकते हैं ऐतिहासिक के अंतर्गत। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हैं जैसे गुफा, कंदरा, पेड़ों पर भी अधिवास बनते थे इत्यादि, ठीक है। तो ये आपका उत्पत्ति के आधार पर अधिवास को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक में आप प्रागैतिहासिक का मतलब जानते होंगे कि जो इतिहास से पहले की चीज़ें हैं, ठीक है। इतिहास का मतलब ही होता है कि जिसका लिखित रूप से कोई प्रमाण हो, वर्णन हो, उसको आप ऐतिहासिक रूप में देखेंगे। जिसका लिखित रूप से कोई प्रमाण न हो, कोई वर्णन न हो, उसको आप प्रागैतिहासिक कहेंगे। तो प्रागैतिहासिक समय में जो मनुष्य थे या मानव थे उनको आप प्राइम ह्यूमन कहते थे, जिसको आप आदिम जाति या आदिम मानव के नाम से जानते थे। तो ये जो आदिम मानव थे ये अधिकतर गुफा में, कंदरा में, पेड़ों पर रहते थे, मांस को खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। फिर उसके बाद ऐतिहासिक आए, तो ऐतिहासिक के अंतर्गत आपके तो ये तीन चीज़ें हो जाएंगी, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो जैसे आर्यों को हो गए, है ना। तो इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था वहाँ के जो अधिवास थे, फिर मुगल काल के दौरान जो अधिवासियों का निर्माण हुआ कैसा था, अब आधुनिक समय में जो ब्रिटिश काल के अधिवास थे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ लोगों ने विकास अवस्था के आधार पर भी अधिवासों का वर्गीकरण किया है। तो विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण किया गया। तो जैसे एक शिशु या बच्चा होता है उस तरीके से, जैसे शिशु कह सकते हैं या इसको आप शैशवावस्था कह सकते हैं, शैशवावस्था। अब उसके बाद आएगा बाल्यावस्था। ये सब पढ़ाया जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं, आगे अभी तो परिचित हो रहे हैं आप लोग। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। क्या हो जाएगा? जीर्णावस्था, ठीक। तो ये सभी अधिवासों के उत्पत्ति के आधार पर इनका विकास रहा है। तो अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर इनका ये अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण रहा।
इसमें प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और कुछ लोग विकास की अवस्था के आधार पर माने हैं, जैसे शिशु या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवावस्था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अधिवास के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से आपका शुरुआत होगा अधिवास का, अधिवास के प्रकार से। ये तो अभी परिचित कराया गया आप लोगों को अधिवास, भूगोल या अधिवास के प्रकार, भूगोल में लिखें अधिवास के प्रकार, ठीक है। आप लोग कल के लिए तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अधिवास के 2 प्रकार बताए गए, एक ग्रामीण और दूसरा नगरीय, यानी कि इसको आप रूरल कहेंगे, रूरल, और ये अर्बन, ठीक है। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अब ग्रामीण अधिवास को कितने भागों में बांटा गया, नगरीय और नगरीय अधिवास के कितने रूप हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की वीडियो में। आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसका एक अच्छे से नोट्स तैयार करिए। और देखिए एग्ज़ाम पेपर में आए दिन आ रहा है कि एग्ज़ाम होगी। अभी पेपर में आया था कि 39,000 शिक्षक भर्तियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसमें आपका टीजीटी, पीजीटी ये सभी आ जाएंगे। और ये टीजीटी, पीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल परीक्षा में 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हर साल का जब भी परीक्षा होता है तो उन परीक्षाओं में हर बार 2-4 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं अधिवास से संबंधित। 2-4 क्या, मुझे लग रहा है कि शायद 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देखें 2021 का आप टीजीटी, पीजीटी का पेपर ज्योग्राफी का लेकर के, तो आपको प्रवक्ता वाले एग्ज़ाम पेपर में आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे अधिवास भूगोल से संबंधित। टीजीटी में भी मिल जाता है, जनजाति और प्रजाति से भी संबंधित मिलता है, 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं, उसको भी मैंने पढ़ा दिया। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे लिखा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी से जितने भी वीडियो हैं उनमें आप यदि ढूंढेंगे तो आपको मानव प्रजाति, मानव जनजाति के बारे में मिलेगा और वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-3, 4-4 क्वेश्चन को मतलब समझ रहे हैं कि मानव भूगोल से संबंधित लगभग अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मानव भूगोल से संबंधित अधिकतम क्वेश्चन गलत भी होते हैं। यही कारण है कि लोग एकदम बिल्कुल मंजिल पर जाकर के भी मंजिल नहीं पाते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मानव भूगोल पर आप लोग फोकस करिए। मानव भूगोल चूँकि देखिए कंसेप्चुअल भी है, फैक्चुअल भी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रटने वाली चीज़ें भी हैं। तो इसको आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, दोनों करना पड़ेगा इसमें। लेकिन भौतिक भूगोल क्या है, वो साइंटिफिकली चीज़ें हैं, वो साइंस पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। आप उसको समझिए तो वहाँ से सवाल गलत नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से सवाल गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसको रटना भी है और समझना भी है, ठीक है। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।